नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे हिंदी से। दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा 16। इससे पहले दोस्तों हिंदी से जो है 15 प्रैक्टिस सेट जो है कंप्लीट हो चुके हैं, जिनको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, और साथ ही साथ आप आंसर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, नई समीक्षा नए संदर्भ किसकी आलोचना करती है। आपको बताना है नई समीक्षा नए संदर्भ जो है किसकी आलोचना करती है। ऑप्शन देखिए, नंद किशोर आचार्य, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट का, नई समीक्षा नए संदर्भ जो है ये किसकी आलोचना करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। डॉक्टर नगेंद्र की बात करें तो यहाँ से दोस्तों आपको पूछा जा सकता है, इनकी प्रमुख रचनाएं पूछी जा सकती हैं। साथ ही साथ दोस्तों जन्म पूछा जा सकता है, मृत्यु पूछी जा सकती है। ठीक है, तो डॉक्टर नगेंद्र का जो जन्म हुआ था दोस्तों 1915 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, 1915 में अलीगढ़ में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, अलीगढ़ में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, साथ ही साथ इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों 1999 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये दोनों चीज़ें याद रखेंगे। ठीक है, मृत्यु कब हुई थी, 99 में, और जन्म कब हुआ था, 1915 में अलीगढ़ में। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आप जानते हैं डॉक्टर नगेंद्र जो हैं हिंदी के प्रमुख आधुनिक आलोचक, निबंधकार और विचारक रहे हैं दोस्तों। और साथ ही साथ इनकी प्रमुख रचनाएं पूछी जा सकती हैं। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों डॉक्टर नगेंद्र की, तो ये याद रखनी है। जैसे आपका पहला रस सिद्धांत। ठीक है, मैंने बताया था आपको रस सिद्धांत जो है ये किसकी रचना है, रस सिद्धांत ये रचना है दोस्तों डॉक्टर नगेंद्र की। ठीक है, साथ ही साथ याद रखेंगे काव्य बिंब। ठीक है, काव्य बिंब। ठीक है, काव्य बिंब जो है ये किसकी रचना है, ये भी डॉक्टर नगेंद्र की है। साथ ही साथ दोस्तों आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां इनकी रचना है, विचार एवं विवेचन। ठीक है, विचार एवं विवेचन। ठीक है, विचार एवं विवेचन इनकी रचना है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनकी जो रचना है आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां। ठीक है, हिंदी साहित्य आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां। ठीक है, तो ये दोस्तों सारी जो रचनाएं हैं किसकी हैं, ये हैं डॉक्टर नगेंद्र की। और साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछा जा सकता है डॉक्टर नगेंद्र को साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला था। ठीक है, ये भी साथ में याद रखेंगे। डॉक्टर नगेंद्र को दोस्तों साहित्य अकादमी जो अवार्ड मिला था वो किसके लिए मिला था, रस सिद्धांत के लिए मिला था, याद रखेंगे। ठीक है, रस सिद्धांत के लिए डॉक्टर नगेंद्र को 1965 में क्या मिला था, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। ठीक है, ये भी साथ याद रखेंगे। रस सिद्धांत के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, कब मिला था, 1965 में। ठीक है, 1965 में मिला था इनको साहित्य अकादमी अवार्ड। ठीक है, किसके लिए मिला था, रस सिद्धांत के लिए। तो दोस्तों सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं डॉक्टर नगेंद्र से, इनकी रचनाएं याद रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनको साहित्य अकादमी अवार्ड जो है कब मिला था और किसके लिए मिला था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, साय में धूप जो है काव्य कृति की रचयिता है। आपको बताना है साय में धूप। ठीक है, साय में धूप जो है ये काव्य कृति जो है किसकी है, ये बताना है आपने। ऑप्शन देखिए, रघुवीर सहाय, नरेश मेहता, दुष्यंत कुमार, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, साय में धूप जो है ये काव्य कृति किसकी है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का दोस्तों, दुष्यंत कुमार। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। साय में धूप ये किसकी रचना है, दुष्यंत कुमार की। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पर इनकी रचनाएं पूछी जा सकती हैं। दुष्यंत कुमार जो है दोस्तों, दुष्यंत कुमार त्यागी इनका पूरा नाम है। ठीक है, दुष्यंत कुमार त्यागी। तो दोस्तों ये हिंदी के कवि, कथाकार और गजलकार रहे हैं दोस्तों। ठीक है, साय में धूप जो है दोस्तों ये क्या है इनका,
ये है इनका गजल, ठीक है, गजल संग्रह, ठीक है, क्या है इनका गजल संग्रह, ठीक है, गजल संग्रह, ये भी पूछा जा सकता है। तो गजल संग्रह है साई में धूप, किसकी रचना है, दुष्यंत कुमार की, ठीक है, दुष्यंत कुमार त्यागी। साथ ही साथ दोस्तों इनकी और रचनाओं की बात करें तो इनकी और रचनाएं हैं सूर्य का स्वागत, ठीक है, आपको पूछा जा सकता है, दुष्यंत कुमार की रचनाएं आपको पूछी जा सकती है। पहला साई में धूप, ठीक है, इसके साथ ही साथ याद रखेंगे सूर्य का स्वागत, ठीक है, सूर्य का स्वागत, ठीक है, आपको पूछा जा सकता है सूर्य का स्वागत किसकी रचना है, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों जलते हुए वन का वसंत, इनकी रचना है आवाजों के घेरे, ठीक है, ये सारी रचनाएं हैं। और दोस्तों कोई भी आपको पूछी जा सकती है, आवाजों के घेरे, ठीक है, आवाजों के घेरे किसकी रचना है, तो ये भी दोस्तों किसकी रचना है, दुष्यंत कुमार की है। साथ ही साथ दोस्तों छोटे छोटे सवाल, ठीक है, छोटे छोटे सवाल, ये भी रचना किसकी है, ये भी रचना दोस्तों दुष्यंत कुमार की है। तो सारी रचना याद रखनी, ठीक है। और ये जो आपका साई में धूप है ये एक गजल संग्रह है, ठीक है, ये भी साथ में याद रखेंगे, ठीक है। तो दुष्यंत कुमार की सारी रचनाएं आपको याद रखनी है। दुष्यंत कुमार त्यागी का दोस्तों जन्म की बात करें तो दुष्यंत कुमार त्यागी का जो जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1931 में, 1931 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, बिजनौर में, यूपी में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी भोपाल में, ठीक है, कब हुई थी, 1975, दोनों चीज़ याद रखेंगे। जन्म हुआ था आपका 1931 में, 1931 में कहाँ हुआ था, यूपी में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु की बात करें तो मृत्यु हुई थी इनकी कब हुई थी, 1975 में इनकी मृत्यु हुई थी, कहाँ हुई थी, भोपाल में, ठीक है, कहाँ हुई थी, भोपाल, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं दुष्यंत कुमार त्यागी से। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, संशय की एक रात के लेखक है, आपको बताना है संशय की एक रात की रचना के लेखक कौन है इसके। ऑप्शन देखिए, नरेश मेहता, मुक्तिबोध, धूमिल या फिर धनपाल। क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का, संशय की एक रात के लेखक हैं दोस्तों कौन है, नरेश मेहता, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे संशय की एक रात, ये रचना किसकी है, नरेश मेहता की ये रचना है दोस्तों, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों नरेश मेहता से आपको सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं, जैसे आपका इनका जन्म पूछा जा सकता है, ठीक है। हिंदी के प्रमुख कवि और लेखक थे दोस्तों नरेश मेहता, और इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों कब हुआ था, जन्म पूछा जा सकता है। तो नरेश मेहता का जो जन्म हुआ था 1922 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था अगर पूछा जाता है तो मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, एमपी में, ठीक है। साथ ही साथ निधन की बात करें तो निधन इनका कब हुआ था, ठीक है, इनका निधन हुआ था दोस्तों 2000 ईस्वी में, ठीक है। 2000 ईस्वी में इनका जो निधन हुआ था, कहाँ हुआ था, भोपाल में इनका निधन हुआ था, ठीक है। दोनों चीज़ याद रखिए, जन्म और निधन, ठीक है, मृत्यु, तो ये पूछे जाते हैं इसलिए याद रखने हैं। क्लियर हो गया। साथ ही साथ दोस्तों इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो आपको याद रखनी है, ठीक है, नरेश मेहता की। और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला और ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, ये दोनों फैक्ट भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। देखिए नरेश मेहता की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो आपको याद रखनी है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों कौन कौन सी हैं, डूबते मस्तूल इनकी जो रचना है, क्या है, डूबते मस्तूल, डूबते मस्तूल किसकी रचना है, नरेश मेहता की है। दो एकांत, ठीक है, दो एकांत जो है किसकी रचना है, आपको पूछ लिया जाएगा, दो एकांत। प्रथम फाल्गुन किसकी रचना है, प्रथम फाल्गुन, ठीक है, प्रथम फाल्गुन किसकी रचना है, ये भी दोस्तों नरेश मेहता की रचना है। नदी यशस्वी है, ठीक है, ये पूछा भी गया था, नदी यशस्वी है, ठीक है, नदी यशस्वी है, ये किसकी रचना है, ये भी नरेश मेहता की रचना है। तो ये सारी रचनाएं याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों नरेश मेहता को जो है साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला था और ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था, ये दोनों दोस्तों आपको याद रखने हैं, ठीक है। देखिए नरेश मेहता को जो है साहित्य अकादमी अवार्ड जो है कब मिला था, तो देखिए नरेश मेहता को जो है साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1988 में,
ठीक है। 1988 ईस्वी में इनको क्या मिला था, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। किसके लिए मिला था, तो याद रखेंगे इनका कविता संग्रह है अरण्य, ठीक है। तो इनका क्या है, कविता संग्रह है, ठीक है, कविता संग्रह, ठीक है। कविता संग्रह क्या है, अरण्य, ठीक है, क्या है, अरण्य जो है इनका कविता संग्रह है। इसके लिए इनको क्या मिला, 1988 में इनको क्या मिला, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, ठीक है। दोनों फैक्ट याद रखेंगे, किसके लिए मिला और कब मिला, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है नरेश मेहता को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला नरेश मेहता को, तो दोस्तों ये मिला आपका 1992 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, आकाश गंगा काव्य संग्रह है। आपको बताना है आकाश गंगा काव्य संग्रह जो है किसका है। ऑप्शन देखिए, उदय शंकर भट्ट, राम कुमार वर्मा, रघुवीर सहाय, किशोरदास। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का, आकाश गंगा काव्य संग्रह किसका है, तो राइट आंसर हो जाएगा राम कुमार वर्मा, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों राइट हो जाएगा 4 का, राम कुमार वर्मा का काव्य संग्रह है आकाश गंगा, ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाएं दोस्तों आपको याद रखनी है, प्रमुख रचनाएं पूछी जाएंगी, ठीक है। प्रमुख रचनाएं, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं राम कुमार वर्मा की, जैसे आपका वीर हमीर इनकी एक रचना है, क्या है, वीर हमीर, ठीक है, वीर हमीर हो गया, ठीक है। चित्तौड़ की चिंता, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, चित्तौड़ की चिंता, ठीक है। चित्तौड़ की चिंता किसकी रचना है, ठीक है, ये भी दोस्तों राम कुमार वर्मा की रचना है, ठीक है। अंजलि इनकी रचना है, ठीक है, अंजलि, ठीक है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कबीर का रहस्यवाद, ठीक है, कबीर का रहस्यवाद, ठीक है, कबीर का रहस्यवाद किसकी रचना है, तो ये भी दोस्तों राम कुमार वर्मा की रचना है, ठीक है। हिमहास इनकी रचना है, हिमहास, ठीक है। हिमहास किसकी रचना है, ये भी राम कुमार वर्मा की, काफ़ी सारी रचनाएं हैं दोस्तों राम कुमार वर्मा की। चित्ररेखा इनकी रचना है, ठीक है, चित्ररेखा। पृथ्वीराज की आंखें इनकी रचना है, ठीक है। रेशमी टाई इनकी रचना है, मैंने आपको बताया था पहले, रेशमी टाई, ठीक है। तो ये सारी रचनाएं दोस्तों आपको याद रखनी है राम कुमार वर्मा की, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, दूसरी परंपरा की खोज के लेखक हैं, तो आपको बताना है दूसरी परंपरा की खोज, तो इसके लेखक कौन है आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर, दूसरी परंपरा की खोज के लेखक है दोस्तों कौन है, नामवर सिंह, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, नामवर सिंह की रचना है दोस्तों दूसरी परंपरा की खोज, ठीक है। नामवर सिंह दोस्तों आप सभी जानते हैं, इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था, 1926 में, 1926 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, वाराणसी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। हिंदी के महान आलोचक रहे हैं दोस्तों नामवर सिंह, ठीक है। इनकी रचनाएं दोस्तों आपको पूछी जा सकती हैं नामवर सिंह की, तो नामवर सिंह की जो प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों आपको याद रखनी है, जैसे आपका कौन कौन सी रचना है इनकी, नई कहानी, ठीक है, इनकी रचना है नई कहानी, ठीक है, नई कहानी हो गया, ठीक। साथ ही साथ कविता के नए प्रतिमान, ठीक है, कविता के नए प्रतिमान, ठीक है, नए प्रतिमान किसकी रचना है, नामवर सिंह की, ठीक है। साथ ही साथ दूसरी परंपरा की खोज हो गया, ठीक है, वाद विवाद संवाद इनकी रचना है, ठीक है, आलोचक के मुख से, ठीक है, ये भी इनकी एक रचना है, आलोचक के मुख से, ठीक है, आलोचक के मुख से, ये इनकी रचना है, ठीक है। कविता की जमीन, ठीक है, कविता की जमीन, ठीक है। तो ये सारी रचनाएं किसकी हैं, नामवर सिंह की हैं दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे,
6 है दोस्तों, कैदी की पत्नी कृति के लेखक है। आपको बताना है कैदी की पत्नी ये रचना किसकी है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, जैनेन्द्र कुमार, धर्मवीर भारती, रामकृष्ण बेनीपुरी या फिर जयशंकर प्रसाद। क्या हो जाएगा 6 का दोस्तों राइट आंसर। कैदी की पत्नी कृति के लेखक है दोस्तों, कौन है, रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों, कैदी की पत्नी जो ये रचना है किसकी है, रामवृक्ष बेनीपुरी की है। ठीक है, बाकी आप जानते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ था दोस्तों। इनका जो जन्म हुआ था आपको पूछा जा सकता है, जन्म हुआ था 1899 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था, बिहार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों बात करें इनके निधन की, तो इनकी जो मृत्यु हुई थी रामवृक्ष बेनीपुरी की, इनकी हुई थी 1968 में, 1968 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, दोनों चीज़ें याद रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर रामवृक्ष बेनीपुरी की जो प्रमुख रचनाएं हैं, इनमें से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है, प्रमुख रचनाएं, तो प्रमुख रचनाएं आपको याद रखनी है। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। जय प्रकाश इनकी एक रचना है। क्या है, जय प्रकाश। ठीक है, जय प्रकाश रचना किसकी है आपको पूछा जा सकता है, रामवृक्ष बेनीपुरी की है। ठीक है, नेत्रदान की रचना है। ठीक है, नेत्रदान। साथ ही साथ नेत्रदान के साथ याद रखेंगे सीता की माँ। ठीक है, सीता की माँ, ये एक रचना भी इन्हीं की है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों विजेता इनकी एक रचना है। ठीक है, विजेता। ठीक है, विजेता इनकी रचना है। विजेता के साथ साथ मील के पत्थर, ठीक है, इनकी रचना है। मील के पत्थर। ठीक है, मील के पत्थर रचना किसकी है पूछा जा सकता है, तो रामवृक्ष बेनीपुरी की है। ठीक है, इनकी इंपॉर्टेंट रचना है गेहूं और गुलाब। ठीक है, गेहूं और गुलाब। ठीक है, गेहूं और गुलाब जो है ये रचना किसकी है आपको पूछा जा सकता है, तो ये रचना है रामवृक्ष बेनीपुरी की। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इसके साथ ही साथ याद रखेंगे पतितों के देश में और जंजीरें और दीवारें, ये सारी रचनाएं किसकी हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी की हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं मैंने बता दिया आपको, जयप्रकाश हो गया, नेत्रदान, सीता की माँ, विजेता, मील के पत्थर, गेहूं और गुलाब। ठीक है, पतितों के देश में और जंजीरें और दीवारें, तो ये सारी रचनाएं किसकी हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी की हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे देवनागरी लिपि मूलतः क्या है, तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देवनागरी लिपि जो है मूलतः क्या है, वर्णात्मक है, अक्षरात्मक है, चित्रात्मक है या फिर प्रतीकात्मक है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 का, तो 7 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अक्षरात्मक। ठीक है, तो देवनागरी लिपि जो है मूलतः क्या है, अक्षरात्मक है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे, नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे। आपको बताना है नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे। ऑप्शन देखिए, श्रीनिवास, भारतेंदु हरिचंद, काका कालेलकर या फिर नरेंद्र देव। तो क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर, नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे, तो 8 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा काका कालेलकर। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, काका कालेलकर जो है दोस्तों नागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष भी रहे थे। ठीक है, इसके अध्यक्ष रहे थे काका कालेलकर, कब रहे थे, 1935। ठीक है, 1935 में नागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष भी रहे थे काका कालेलकर। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है। आपको बताना है जैसा करोगे वैसा भरोगे कौन सा सर्वनाम होगा, पुरुषवाचक, संबंधवाचक या फिर निजवाचक। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 का, जैसा करोगे वैसा भरोगे में सर्वनाम हो जाएगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब क्या होता है संबंधवाचक सर्वनाम, मैंने बताया था आपको, संबंधवाचक सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध जो है दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से जोड़ते हैं। जैसे आपका जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, यानी कि जिसका
साथ ही साथ जो सो, जिसका जिसकी, ठीक है, जैसा वैसा, ठीक है, जो करेगा सो भरेगा, तो ये सारे क्या है आपके संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे, निम्न में अशुद्ध वर्तनी जो है अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। ऑप्शन देखिए, इनमें से कौन सा जो है दोस्तों अशुद्ध है आपको बताना है। ठीक है, देखिए ज्योत्सना, अहल्या, मिष्टान, अंतर्धान, क्या हो जाएगा राइट आंसर 10 का, कौन सा अशुद्ध है इसमें। देखिए ज्योत्सना सही है, ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता है। ठीक, अहिल्या जो है बी, ये भी आपका राइट है, ऐसे लिखा जाता है अहिल्या। ठीक है, बाकी आपका अंतर्धान जो है ये भी राइट है। ठीक है, ये तीनों सही है। मिष्टान नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, मिष्टान होता है। ठीक है, क्या होता है, मिष्टान। ठीक है, तो ये राइट है। ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अशुद्ध है और ये आपका शुद्ध रूप हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा है, तो आपको बताना है रहीम कृत मदनाष्टक की जो भाषा है कौन सी है, किस भाषा में रहीम ने मदनाष्टक को लिखा है, ब्रज भाषा में, अवधी में, खड़ी बोली में, या फिर राजस्थानी में। क्या हो जाएगा राइट आंसर, रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों खड़ी बोली। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे मदनाष्टक जो रचना है ये किसकी है, रहीम की रचना है। ठीक है, रहीम ने इसको किस में लिखा है, खड़ी बोली में लिखा है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों रहीम की बात हो रही है, तो रहीम की प्रमुख जो रचनाएं हैं वो पूछी जा सकती हैं। तो रहीम की जो प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं आप सभी जानते हैं, रहीम सतसई। ठीक है, रहीम सतसई है। ठीक है, साथ ही साथ सतसई। ठीक, और क्या है इनकी रचना, श्रृंगार सतसई है। ठीक है, श्रृंगार, श्रृंगार सतसई। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों मदनाष्टक हो गया, रास पंचाध्यायी इसकी रचना है। ठीक है, रास पंचाध्यायी। ठीक है, रास पंचाध्यायी। ठीक है, रास पंचाध्यायी जो है ये रचना भी किसकी है, रहीम की है। ठीक है, रहीम रत्नावली हो गया। ठीक है, रहीम रत्नावली। ठीक है, रहीम रत्नावली हो गया। साथ ही साथ दोस्तों इनकी रचना है बरवे। ठीक है, क्या है, बरवे रचना किसकी है, ये भी रहीम की है। ठीक है, तो ये सारी रचनाएं दोस्तों आपको याद रखनी है रहीम की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि कौन है, आपको बताना है वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि कौन है। ऑप्शन देखिए, घनानंद, रसलीन, पद्माकर, आलम। क्या हो जाएगा 12 का राइट आंसर, वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का दोस्तों घनानंद। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखेंगे वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि घनानंद है दोस्तों। और साथ ही साथ घनानंद की प्रमुख रचनाएं आपको पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो घनानंद की जो प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों, कौन कौन सी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं इनकी याद रखना है। पहला सुजान हित। ठीक है, पूछा जा सकता है सुजान हित किसकी रचना है। ठीक है, सुजान हित किसकी रचना है, सुजान हित घनानंद की रचना है। सुजान सागर इनकी रचना है। ठीक है, सुजान सागर। ठीक है, पूछा जा सकता है सुजान सागर किसकी रचना है, तो ये भी घनानंद की रचना है। ठीक है, विरह लीला। ठीक है, विरह लीला। ठीक है, विरह लीला किसकी रचना है, तो विरह लीला भी जो है किसकी रचना है, ये भी घनानंद की रचना है। ठीक है, साथ ही साथ इश्क लता हो गया। ठीक है, इश्क लता ये पूछा भी गया है कई बार, इश्क लता किसकी रचना है, घनानंद की रचना है। ठीक है, प्रेम पत्रिका। ठीक है, प्रेम पत्रिका, प्रेम पत्रिका भी किसकी रचना है, ये भी घनानंद की रचना है। ठीक है, तो ये प्रमुख रचनाएं याद रखेंगे घनानंद की। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आंसर करेंगे। भूल गलती कविता के कवि हैं। तो भूल गलती कविता है दोस्तों, ये किसकी कविता है ये बताना है। नागार्जुन, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा 13 का राइट आंसर। भूल गलती कविता के कवि हैं दोस्तों। क्या हो जाएगा राइट आंसर 13 का राइट आंसर हो जाएगा मुक्तिबोध। ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो मुक्तिबोध की कविता है दोस्तों भूल गलती। ठीक है, याद रखेंगे। मुक्तिबोध जो है दोस्तों इनका पूरा नाम हम जानते ही हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध इनका पूरा नाम है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों वो पूछी जाती हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं कौन कौन सी हैं। ठीक है, प्रमुख रचनाएं यहाँ से दोस्तों आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रमुख रचनाएं जो हैं इनकी कौन कौन सी हैं मुक्तिबोध की। पहला, चांद का मुंह टेढ़ा है। आप सभी जानते हैं, कई बार ये दोस्तों पूछा भी गया है। चांद का मुंह टेढ़ा है। ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है, मुक्तिबोध की है। ठीक है, साथ ही साथ भूरी भूरी खाक धूल। ठीक है, रचना याद रखेंगे, भूरी भूरी खाक धूल। ठीक है, भूरी भूरी खाक धूल किसकी रचना है, ये भी मुक्तिबोध की रचना है। ठीक है, सतह से उठता आदमी। ठीक है, सतह से उठता आदमी किसकी रचना है, ये भी मुक्तिबोध की है। ठीक है, साथ ही साथ काठ का सपना। ठीक है, काठ का सपना की रचना किसने की, मुक्तिबोध ने की। ठीक है, विपात्र इनकी रचना है। ठीक है, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र इनकी रचना है। ठीक है, नई कविता का आत्मसंघर्ष, ये भी दोस्तों मुक्तिबोध की रचना है। तो सारी रचनाएं दोस्तों मुक्तिबोध की याद रखनी है। ठीक है, कौन कौन सी हैं, चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, सतह से उठता आदमी, काठ का सपना, विपात्र, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, नई कविता का आत्मसंघर्ष। ठीक है, ये कई बार पूछा भी गया है, नई कविता का आत्मसंघर्ष किसकी रचना है, तो ये है दोस्तों गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 है दोस्तों, नई कविता के प्रवर्तक थे। तो आपको बताना है नई कविता के प्रवर्तक या कह सकते हैं समर्थक कवि कौन थे। ऑप्शन देखिए, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद्र, घनानंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर धर्मवीर भारती। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये नई कविता एक आंदोलन था दोस्तों, जिसमें बहुत सारे कवियों ने इसमें समर्थन दिया था। कौन कौन से वो कवि थे, ठीक है, तो ये आपका पूछा जाएगा यहाँ से, तो याद रखेंगे। तो नई कविता के जो प्रवर्तक जो समर्थक कवि थे कौन थे इनमें से, तो वो थे दोस्तों कौन थे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, धर्मवीर भारती। ठीक है, ई ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, जो नई कविता जो आंदोलन था दोस्तों, इसके प्रमुख समर्थकों और प्रवर्तकों में जो नाम आता है वो आता है आपका अज्ञेय का नाम आता है। ठीक है, कोई भी आपको पूछा जा सकता है, अज्ञेय हो गया। ठीक है, जगदीश गुप्त। ठीक है, जगदीश गुप्त। ठीक है, जगदीश गुप्त के साथ साथ नरेश मेहता। ठीक है, नरेश मेहता। ठीक है, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती हो गया। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र हो गया। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, तो ये दोस्तों समर्थक कवि हैं नई कविता के। ठीक है, तो इनके नाम आपको याद रखना है, अज्ञेय, जगदीश गुप्त। ठीक है, और भी इनमें नाम है, रामस्वरूप चतुर्वेदी का नाम इसमें आता है। ठीक है, साथ ही साथ नारायण शाही का नाम इसमें आता है। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। ये दोस्तों नई कविता के प्रमुख समर्थकों और प्रवर्तकों में इनके नाम आते हैं। ठीक है, तो इनके नाम याद रखेंगे, कोई भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, आज का आखिरी क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, कोणार्क नाटक की रचना किसने की है, तो आपको बताना है कोणार्क नाटक है दोस्तों एक, इसकी रचना किसने की है। ऑप्शन देखिए, मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, भुवनेश्वर, राम कुमार वर्मा। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका, कोणार्क नामक जो नाटक है दोस्तों किसने इसकी रचना की है, तो 15 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है दोस्तों कोणार्क। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, जो कोणार्क नाटक लिखा था जगदीश चंद्र माथुर ने कब लिखा था। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये लिखा था 1951 में। ठीक है, 1951 में दोस्तों
कोणार्क नामक नाटक लिखा था जगदीश चंद्र माथुर ने। ठीक है, इनकी अन्य जो रचनाएं हैं दोस्तों कौन कौन सी हैं ये भी आपको याद रखनी है। जगदीश चंद्र माथुर की अन्य रचनाओं की बात करें तो इनकी अन्य रचनाओं में आते हैं भोर का तारा। ठीक है, भोर का तारा। ठीक है, भोर का तारा रचना है दोस्तों माथुर की। साथ ही साथ दोस्तों याद रखना है ओ मेरे सपने। ठीक है, ओ मेरे सपने। ठीक है, ओ मेरे सपने जो है ये रचना किसकी है, ये भी माथुर की रचना है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों शारदिया इनकी प्रमुख रचना है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया आपको शारदिया। ठीक है, शारदिया किसकी रचना है, ये भी दोस्तों माथुर की रचना है। ठीक है, ठीक है, शारदिया के साथ साथ दोस्तों 10 तस्वीरें। ठीक है, 10 तस्वीरें किसकी रचना है, ठीक है, ये भी दोस्तों माथुर की रचना है। 10 तस्वीरें। ठीक है, 10 तस्वीरें। ठीक है, तो ये प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों जगदीश चंद्र माथुर की। याद रखेंगे कोणार्क हो गया, भोर का तारा, ओ मेरे सपने, शारदिया, 10 तस्वीरें। ठीक है, और परंपराशील नाट्य भी इनकी रचनाएं। तो ये सारी रचनाएं दोस्तों जगदीश चंद्र माथुर की आपको याद रखनी है। ठीक है, तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।